नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और फिलहाल आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में आज का कुछ खास दर्शक, माफ़ कीजिएगा, कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। कुछ खास मेहमान इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इन खास मेहमानों से एक बहुत गंभीर विषय पे चर्चा होनी और आप तक ये बातें पहुंचाई जानी हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है। विषय ये है चर्चा का कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हो रहे थे, उसका चौथे चरण का मतदान चल रहा था। हम खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए कूच बिहार में मौजूद थे। जब हम कूच बिहार में रिपोर्टिंग कर रहे थे, कूच बिहार के मेखलीगंज असेंबली में, उस वक्त हमें खबर मिलती है कि शीतलकुची के 126 नंबर बूथ में फायरिंग हुई है। हम मेखलीगंज से रवाना होते हैं शीतलकुची की तरफ। हम मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन रहता है वो हमें वहाँ जाने से रोक देता है। हम वहाँ की जो वीडियो करने की कोशिश करते हैं उसके लिए भी हमें मना किया जाता है। खैर, ये दूसरी बात रही, लेकिन मुद्दे की बात ये रही कि उस दिन वहाँ पर गोलियाँ चली सीआईएसएफ के द्वारा, जो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत जो मतदान की पूरी प्रक्रिया हो रही थी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए पहुँचे थे और इसमें 4 लोगों की जान चली जाती है। जान क्यों जाती है? सीआईएसएफ को गोलियाँ क्यों चलानी पड़ी? सीआईएसएफ को गोलियां चलानी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? ये बहुत सारे बड़े ऐसे सवाल हैं जिसके बाद अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एक 18 साल का बच्चा जो पहली बार वोट डालने के लिए गया था, गोली लगने से उसकी मौत हो जाती है। वो अब लौट कर नहीं आएगा। सन एक्सप्रेस ये मानता है कि हर मौत दुखद है। क्यों हुआ ऐसा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पराग विश्वास जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। साथ ही हमारे साथ रतन बोनिक जी हैं, जो हाई कोर्ट सर्किट बेंच के लॉयर हैं, सिलीगुड़ी सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, आईनजीबी हैं, लगातार इस तरह के मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जानकारियां उपलब्ध करवाते रहते हैं हम लोगों तक। सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा रतन जी, ये जानना चाहूँगा कि वहाँ पे सीआईएसएफ ने कहा कि हमने गोलियां चलाई क्योंकि वहाँ पे 300 से 350 लोग पहुँच गए थे। इसके बाद वो हमारे हथियार, हमारे राइफल्स को छीनने की कोशिश कर रहे थे, फिर हमने गोलियां चलाई। ये तो आधिकारिक सूचना सीआईएसएफ ने दी। सबसे पहली बात उठती है कि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज नहीं था, कोई फुटेज नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि हमारे जो मोबाइल फोन्स हैं उनको छीन लिया गया है। तो कानून क्या कहता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर सीसीटीवी ना लगाया गया हो? देखिए, सीसीटीवी लगाना चाहिए था। सीसीटीवी लगाना ये तो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ठीक है, अगर सीसीटीवी नहीं भी हो, लेकिन सीआईएसएफ वो लोग जो बोल रहा है, जो अपना बचाव के लिए वो लोग गोलियां चलाई थी, तो किस तरह का घटना हुआ ये हम लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग कोई देखा नहीं है, कोई उसका विजुअल एविडेंस नहीं है। जो टीवी न्यूज़पेपर और में जो आता है उससे हम लोगों का जानकारी हो रहा है। अभी बचा गोली चलाने का मुद्दा। गोली चलाना, सीआईएसएफ का गोली चलाना, वो लोग गोली चला सकते हैं, लेकिन हमारा जो कानून है क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड में सेक्शन 129 से 131 तक वहाँ पे बताया गया फोर्स कैसे, आर्म फोर्स कैसे यूज होगा। सेक्शन 129 टू 131 उसमें बताया गया। 129 में बताया गया जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, उनका ऑर्डर पर ही गोली चला जा सकता है 129 में। और 130 में बताया गया अगर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर इंचार्ज नहीं है तो पुलिस का कोई आधिकारिक, उनका अगर ऑर्डर है तो गोली चलाया जा सकता है। लेकिन गोली का पहले लिटिल फोर्स अप्लाई करना है, लिटिल फोर्स। और लिटिल फोर्स होगा आपको जैसे आप लोगों को जानकारी है 2016 में कश्मीर में पेल्टिंग ऑफ स्टोन हो रहा था कश्मीर में। उस टाइम में वहाँ पे पेलेट गन यूज हुआ, छर्रा गुली जिसको बोलता है, छर्रा गुली।
तो छर्रा गोली कैसा है, छर्रा गोली में आदमी का जान नहीं जाएगी लेकिन उसको थोड़ा बहुत इंजरी हो सकता है। तो ऐसा पहले करना चाहिए। और कानून में ये भी बताया गया जो पहले आपको लिटिल फोर्स आप अप्लाई करो। लिटिल फोर्स मतलब क्या है? लिटिल फोर्स मतलब आप पहले लाठीचार्ज करो, उसका बाद आप अगर नहीं हो तो आप टीयर गैस सेल भी आप दे सकते हैं। रबर बुलेट अभी नया जो इंटरनेशनल कन्वेंशन में नया जो आया है उसमें बताया गया रबर बुलेट भी आप दे सकते हैं। तो ये सब होने का बाद अगर गोली चलाना है तो बिलो दी वेस्ट आपको चलाना पड़ेगा। पाव वेस्ट यानी कि आसान भाषा में कमर के नीचे, कमर के नीचे, आसान भाषा में कमर के नीचे। लेकिन यहाँ पे तो दिखाई दिया जो सभी को गोलियां छाती में लगी, छाती में लग गई या कमर के ऊपर तो लगी। ये कैसे हो गया ये मालूम नहीं है। तो देखिए हम लोगों का जो नॉट ओनली आवर क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड, हमारा देश का जो कानून तो है ही, इसका मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन में बहुत सारा हम लोगों का बहुत सारा डिसीजन हुआ। उसमें एक हम बोल रहे हैं आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द यूज ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म्स बाय लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये बेसिक प्रिंसिपल लास्ट 5 साल बाद ये चेंजेस होता है, कंसिडरिंग दी माने कैसा मॉब हो रहा है उसके ऊपर में 5 साल बाद चेंजेस होता है। लास्ट चेंज हुआ आपका 27 अगस्त टू 7 सितंबर 1990 में। यहाँ पे पूरा एकदम मेंशन है। यहाँ पे बताया गया जो हम जैसे बोला ना, जो आपको हर आदमी का आपका मानवाधिकार है, हर आदमी का। जो आर्मी है उनका भी मानवाधिकार जैसा है, और जिसको ऊपर में चलाया गया उनको भी मानवाधिकार है। ठीक है, इसलिए बताया गया जो आपको नॉन लेथल incapacitating weapon should be carefully evaluated in order to minimize the risk and endangering। तो उसमें नॉन लेथल आइटम, वो जो छर्रा गोली जैसे मैंने बोला, ये सब पहला यूज़ करना पड़ेगा। फिर मिनिमाइज डैमेज एंड इंजुरी, जिनका ऊपर में हम चला रहा है उनको मिनिमाइज डैमेज एंड इंजुरी होना चाहिए। यहाँ पे तो एकदम मार दिया। ये कानून में ऐसा नहीं है। कानून में आपको बिलो दी वेस्ट, कमर का नीचे करना पड़ेगा। और ये सब फॉर्मेलिटी, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज इसमें है। अगर कोई मॉब हो गया तो क्या क्या करना पड़ेगा, सब इसमें है। और आपको हमारा एक ह्यूमन राइट्स चार्टर हुआ है, ह्यूमन राइट्स चार्टर, वहाँ पे आर्टिकल 44 में एक बात कहा गया। ह्यूमन राइट्स चार्टर हुआ जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना, उस टाइम पे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद में जो हमारा जो डेमोक्रेटिक कंट्री जितना है, डेमोक्रेटिक कंट्री या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हो सकता है, वहाँ पे चाइना वगैरह वो भी इंक्लूडेड है, सब मिला के एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स चार्टर बनाया गया। उसमें इंडिया वाज वन ऑफ द सिग्नेटरी। ठीक है, उसमें बताया गया जो आर्टिकल 44 में जो आपको जिसका ऊपर में आप चला रहा है उसका मिनिमम डैमेज होता है, नॉट माने उनका जान लेना ये ठीक नहीं है, उसमें बताया गया। तो ये सब देख कर, और बहुत सारा कस्टोडियल डेथ बोलिए, और किसी को अरेस्ट करने के बाद कैसे बिहेवियर किया जाए, सब कुछ उसमें है। लेकिन यानी कि अगर सीधे शब्दों में कानूनन दृष्टि से अगर हम लोग देखें, कानून के हिसाब से देखें, तो इस तरह से गोली चलाने का कतई हक सीआईएसएफ को नहीं था। सीआईएसएफ को नहीं था, लेकिन वो गोली चला सकते हैं, लेकिन पहले ऊपर में ब्लैंक फायरिंग भी करना पड़ेगा। ब्लैंक फायरिंग भी एक प्रोविजन है कि ब्लैंक फायरिंग हमने की थी, लेकिन उसके बाद जो दूसरे बीच के जो जितने भी प्रोसेस होने चाहिए थे उनका फिर कहीं पे पालन नहीं किया गया। किससे उन्होंने ऑर्डर लिया गोली चलाने का, नहीं लिया, ये सारी एक बातें बिल्कुल अभी तक नहीं समझ में आने वाली है। लेकिन सीधी बात अगर ये समझें तो मुद्दे की बात ये है कि इस तरह से किसी के ऊपर सीधे कमर के ऊपर आप गोली नहीं चला सकते, किसी को हक नहीं चला सकते। और गोली भी चलाना भी है, फिर भी सीआईएसएफ का एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है। ठीक है, कमीशन्ड ऑफिसर, वो कमीशन्ड ऑफिसर का परमिशन लेना चाहिए। तो ये कमीशन्ड ऑफिसर क्या सीधे गोली चला सकता है? नहीं, ऑर्डर दे सकता है चलाने, ऑर्डर दे सकता है, लेकिन वो सीधे भी बिना किसी और प्रोसीजर के। छाती में नहीं, आप ब्लैंक फायरिंग करो, आप बिलो द वेस्ट करो, या आप मिनिमम डैमेज के लिए उसका साइड में आप गोली मार सकता है, लेकिन छाती में मारना ये ठीक नहीं है।
ये कानून में परमिशन नहीं है, परमिसेबल नहीं है। छाती कमर के ऊपर अगर सीधी बात समझे तो गोली नहीं मारी जा सकती। कानूनन इस तरह का कोई अधिकार सीआईएसएफ को नहीं मिलता, नहीं मिलता है। पराग जी, मैं ये आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पे बात ये जब हम करेंगे कि गोली चली, तो उससे पहला सवाल ये उठता है कि गोली चलने की जो स्थितियां हैं ये क्यों पैदा हुई, ये हिंसा वाली जो स्थिति होती है ये क्यों पैदा हो रही है, और बंगाल में ही इतने बड़े स्तर पे हम इसको क्यों देख पा रहे हैं। और जगह भी तो इलेक्शन होते हैं, इससे पहले बिहार में इलेक्शन हुए, असम में इलेक्शन चले 4 फेज में हुए, पुडुचेरी में इलेक्शन हुए हैं, यहाँ बंगाल में। व्हाट आर द रीजंस फॉर वायलेंस, ये क्या है हिंसा के कारण, क्या लगता है आपको? 234 सीटों पे इलेक्शन हुई है, चुनाव हुई है तमिलनाडु में जी। 4 कंप्लेन गया है वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में, ओनली 4 कंप्लेंट्स। ये एक सूरत है। मैं 2019 में जब वहाँ पे चुनाव हो रही थी, मैं चेन्नई में मौजूद था, चेन्नई त्रिची एरिया में मैं था किसी काम से। वहाँ का माहौल और हमारे यहाँ के माहौल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। वो कैसा फ़र्क है वो चंद शब्दों में मैं यहाँ पे समझा नहीं पाऊँगा आपको, लेकिन फ़र्क है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब पूछा कि इस पैमाने पर यहाँ पे हिंसा क्यों हो रही है जी, इसका कई कारण है। हम जब देखते हैं वायलेंस को कहीं भी आज के ज़माने में, हम क्या करते हैं, हम जैसे चर्चे में बैठे हुए हैं, रतन जी ने बहुत सारे कानून हमारे सामने पेश किए जिससे हमें जानकारी हासिल हुई कि कमर से नीचे गोली चलाने की आवश्यकता थी। आपने प्रोवोकेशन के बारे में कहा कि इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई कि गोली चलाने पर आमादा हो गया सीआरपीएफ, किसने ऑर्डर, सीआईएसएफ किसने ऑर्डर दिया, कहाँ से गोली चली। उससे सबसे बड़ी चीज़ यह है जो आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल किया कि हमें जड़ तक पहुँचना पड़ेगा, और यहाँ पर कानून नहीं पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और इतिहास। ये तीनों चीज़ जो है इस जगह पे पहुँचती है। दीपू जी, जरा आप सोचिए कि आज हम जब डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रैली हो रही है इस वक्त, कई रोड शोज भी हो रही है, शायद हमारे शहर में ही हो रही है जी। अब स्थिति ये है कि हम जब निंदा करते हैं किसी भी राजनीतिक नेता का कि सियासी रोटी सेकने के लिए वो भाषा का मर्यादा नहीं रख रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि भड़काव लगे, उकसा रहे हैं लोगों को जो रैली में है। लेकिन कभी आपने जब वो उकसाव भाषण दे रहे हैं, कभी आपने जो लोग रैली में उपस्थित हैं उनका रिएक्शन आपने कभी देखा है? सबसे गौरतलब ये है, उनके जो सपोर्टर्स है उनका रिएक्शन से ये साफ जाहिर होता है कि आज के ज़माने के जो नए पीढ़ी के लोग हैं, खास करके जो राजनीति से जुड़े हुए जो सपोर्टर्स है, वो इस तरह के लीडर्स को पसंद करते हैं जो मुफट हो, जो दबंग हो, जो भाषा का मर्यादा को उल्लंघन कर रहे हैं। लोग निंदा करते हैं, आम जनता निंदा करते हैं, लेकिन उनके जो चंद सपोर्टर्स है वो निंदा नहीं करते हैं, उनको अच्छा लगता है, उन्हें मोहब्बत सा हो जाता है इस तरह के लीडर्स के साथ। और जब उनका मोहब्बत सा होता है और जब पीयर प्रेशर रहता है, आसपास के इन्फ्लुएंस रहता है, एक गुट में लोग बढ़ जाते हैं राजनीति की वजह से। और कहीं ना कहीं जो लोग जिनको जो बेरोजगारी में, जो मुफलिसी में है, उनको लगता है कि चलो अगर ये नया सुबह आए तो हमारा स्थिति शायद अच्छा हो जाए, ये लीडर हमारी स्थिति अच्छा कर रहे हैं। तो उस समय वो अपना जब एग्जिस्टेंस को बचाना चाहते हैं, धीरे धीरे वो जो घर में वायलेंस देख रहे हैं बढ़ता हुआ, कम्युनिटी में देख रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे में लो एस्टीम हो गया है। मैंने चेन्नई में देखा है कि एक गाड़ी आके ठोक दिया जोर से दूसरे गाड़ी को, गलती से। लोग तो जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करते हैं। ही stood up and said, "Sorry, ama, okay. This is their mentality." I have seen also. Yes, sorry, ama. I have seen 1 or 2, 3 things in Chennai several times. But here immediately people, दादा देखे चलाते पारे ना। ये जो मेंटालिटी है, माइंडसेट है, ये सेल्फ वर्थ की कमी की वजह से होता है। कहीं नहीं कहीं उद्योग के कम होने की वजह से, बेरोजगारी की वजह से हम ना हर जगह कुछ मतलब एक भरास रहता है जो निकालने का कोशिश करते हैं। मैंने हमको हर समय लगता है कि हम बूथ में भी जा रहे हैं, আমাকে কেউ ডিপ্রাইভ করছে আমার রাইট থেকে। এই যে ডিপ্রাইভ করছে জিনিসটা, ये माइंडसेट, दिस इज वेरी डेंजरस।
एंड देन पीपल बिकम मेंटली वायलेंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप हाथ में लेके क्या मार रहे हो तो अलग बात है, आप ये कप उठा के भी मार सकते हो, इसका सर फोड़ सकते हो. द वेपन इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो ये सारा वजह है यहाँ पे हिंसा होने का. और मैं समझता हूँ कि राजनेता को बहुत जल्दी ये सोचना चाहिए. मेरा ये गुजारिश रहेगा हर पार्टी से, जिस तरह का वायलेंस हुआ था उस दिन, मुझे लगता है कि सबको रास्ते पर उतर कर ये कहना चाहिए कि प्लीज फॉर गॉड सेक आप वायलेंस को रोकिए. कोविड तो हम रोक नहीं सकते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन वायलेंस तो हम रोक सकते हैं, हिंसा रोक सकते हैं. एक छोटी सी बात बोल के मैं अपना ये आपका ये जवाब खत्म करूंगा. रतन जी, आप भी गौर कीजिएगा, ये जो हिंसा होती है सबसे ज्यादा विक्टिमाइज्ड होते हैं बच्चे, बुजुर्ग और औरतें. अब देखिए ये तीन. उस दिन जब ये घटना घटी 10 तारीख को हमारे यहाँ पे, तो हम वहां पे देखे टीवी के पर्दे पर एक बिलखती हुई रोती हुई एक औरत अपने बच्ची को खो दी है. वो कह रही कि जब मैं बीयू पे स्विच दबा रहा था बैलेट यूनिट में, तो उसी समय वायलेंस ब्रोक आउट और मेरे बच्चे को किसने छीन के ले गया विथ शार्प वेपन्स. वो कह रही थी कोई औरत थी वहां पे. एनीवेज दैट्स अ डिफरेंट इशू. वो कह रहे हैं कि छोटा बच्चा मेरा खो गया है, रो रही है, बिलख रही है. उसी दिन दूर देश में 21 गार्डन टेरेस अपार्टमेंट, रिवर व्यू गार्डन्स, नॉर्थ एर्लिंगटन, न्यू जर्सी, यूएसए में 2 हत्या हुई बेरहमी से. एक कपल, इंडियन कपल को मार दिया गया. नाम था बालाजी भरत रुद्रवार 32 और आरती बालाजी रुद्रवार 30. और उसके 4 साल की बच्ची खून में लथपथ, अपने मम्मी और पापा के खून में लथपथ. वो समझ नहीं पाई क्या, उसको रहम किया उन लोगों ने. वो बैल्कनी में रो रही थी. सो जस्ट इमेजिन, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर में इस तरह का एक हादसा होता है. और इंडिया में उसी दिन शीतलकुची में इस तरह का हादसा हो रहा है, जहां पे 18 साल की माँ की आंसू बह रही है, रोते बिलखते, और एक छोटी सी बच्ची खो गया है, उसका आंसू बह रहा है. ये इलेक्शन शुरू हुआ जब पहला वायलेंस का शिकार कौन बना? छोटी सी बच्ची, बर्धमान में बच्चे. लेकिन एक बात और आती है कि यहाँ तो सबसे पहले ये भी बोला गया था ना कि 8 फेज में अगर इलेक्शन होगा तो शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा कंपनीज उतरेंगी. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की CISF को भी उतारा गया, ITBP उतारी गई. 685 कंपनीज इन फर्स्ट फेज सर, 793 कंपनीज इन सेकेंड फेज, 77,700 से ऊपर जी सुरक्षा बल रहने के बावजूद भी. एंड एड टू दैट द स्टेट पुलिस, not only our West Bengal police, बिल्कुल, UP police, MP police, all the police force are there. UP police and MP police, and UP police and MP police, हम एक देखा उसमें, काली हम पढ़ रहा था, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का सेवरल जजमेंट है, ठीक है. इलेक्शन कमीशन कैनॉट डू एनीथिंग. इलेक्शन कमीशन can do anything and everything to supervise and conduct the election. Election Commission is a statutory body. कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन का क्या पावर है लिखा है, ठीक है. वहाँ पे बताया गया इलेक्शन कमीशन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट द इलेक्शन, ठीक है. ये लेकर ये लोग क्या किया, UP MP बाहर जगह से भी दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का पुलिस भी वेस्ट बंगाल में लाया गया. तो ये सब लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पहले भी केसेस हुआ था. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है. और दूसरा कुछ इश्यूज भी थे वहाँ पे. सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, एवरीथिंग डज नॉट मीन्स, वो जो कानून में कहा गया, एवरीथिंग इलेक्शन कमीशन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू सुपरवाइज द इलेक्शन. सुप्रीम कोर्ट का कहना है एवरीथिंग डज नॉट मीन गोइंग ओवर द टॉप. Everything does not mean going over the top. Everything that means ये नहीं है आप जो मर्जी वो करो. यानी कि पहला जो वर्डिक्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और वो हर कुछ जो इलेक्शन को संभव बनाने के लिए जो जरूरी है वो सब इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए. वर्डिक्ट में कहा गया है कि एवरीथिंग का मतलब ये नहीं है जो मर्जी वो करो, कि जो मर्जी वो किया जाए. क्योंकि देखिए यूपी और MP का पुलिस भी, यहाँ पे रतन जी सवाल तो इलेक्शन कमीशन पर नहीं खड़ा हो रहा है. यहाँ पे तो सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से वहां पर सीधा सवाल, इनडायरेक्ट हम अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन पर एक तरह से तो सवाल होता है, लेकिन सीधा सवाल तो फिलहाल वहां पे जिस तरह की व्यवस्था की गई, आमतली माध्यमिक शिक्षा केंद्र, उस स्कूल के सामने हम खड़े थे, उस जहां पर ये वोट हो रहा था, 126 नंबर बूथ था जो
जहाँ पे मतदान रद्द कर दिया गया उस दिन, वहां पे अगल बगल के लोगों में जो दहशत था, ये तो इलेक्शन कमीशन की वजह से नहीं था डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो उसका बहुत लंबी एक कहानी वहां पे फिर निकलेगी। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से ये पूरी की पूरी वारदात होती है, सीआईएसएफ जिस तरह से गोलियां चलाती है, फिर कूच बिहार के एसपी साहब का जिस तरह से बयान आता है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा। मुद्दे की बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, इलेक्शन देने के लिए जा रहे थे, मतदान करने के लिए जा रहे थे, एक बेहतर लोकतंत्र के निर्माण के लिए जा रहे थे। तो लोकतंत्र के निर्माण में, लोकतंत्र के इस महापर्व में, इस महायज्ञ में उनकी आहुति चढ़ गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कानूनन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कानूनन इसको तो इंक्वायरी करना है। इसको विदाउट एनी इंक्वायरी, कौन जमींदार है, जमींदार है तो मुश्किल। न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच कहना चाह रहे हो, सीबीआई है, सीआईडी है, जो बहुत सारे संस्थाएं हैं। लेकिन सबसे मुश्किल की बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर। पहले कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मैं कहता हूं प्रिवेंशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर। तो वो मास्क नहीं पहनना और सेंट्रल फोर्सेस का बात नहीं सुनना, दोनों बराबर है। अभी मैं आपको मुद्दे पर आके बता रहा हूं, सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहां पे, जरूर वीडियोग्राफर था इलेक्शन कमीशन का, बिल्कुल रहेगा। पीठासीन अधिकारी है, उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स डायरी होता है जिसमें नोट करना होता है, 17 पॉइंट प्रोग्राम होता है उसमें नोट करना होता है, आपको सब मालूम है। उसके बाद आपका जो लास्ट में हम लोग देते हैं 17C जो रिकॉर्ड ऑफ वोट्स होता है, उसको उसमें की वोट दी तो है, वो देना पड़ता है। तो ये सारा तो पेपर्स दे विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स। और तीसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि न्यायिक जांच के बाद ही ये सब निकलेगा। हम तो कह नहीं सकते, जैसे कि आपने भी कहा, लेकिन एक साधारण ज्ञान, कानून का बात तो रतन जी बताएंगे, वो हमारे साथ साझा करेंगे वो, लेकिन एक साधारण ज्ञान ये कहता है कि जब कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आर्म्ड तरीके से वहां पे घेर लिए थे, तो हमारे पास जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसका सच्चाई हम लोगों ने, हकीकत हम लोग ने जांच नहीं किया, परख नहीं किया है, लेकिन जो वहां पे सामने आ रहा है, कुछ औरतें वहां पे भाग रही है और गोली चल रही है, औरतें भाग रही है, गोली चल रही है, एक बूढ़ा आदमी भाग रहा है। तो जिस किसी को गोली लगा है, मैं किसे गोली मारूंगा? अगर 10 आदमी है, 10 आदमी में गोली किससे टारगेट करूंगा? द पर्सन विद द गन, द पर्सन विद द फायर आर्म। आपको समझने वाली बात है, या कोई लेटल हाँ, कोई लीगल वेपन उसके पास, हम उसी को टारगेट करेंगे। इसको अगर मैं पैर में भी गोली मारता हूं तो बाकी सब भीड़ तितर बितर हो जाएगा, तो मेरे को, आई विल बी एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। फोर्स का एरिया डोमिनेशन कैसा था वहां पे? फोर्स का इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है? ठीक बोलछिए हम, एकदम। फोर्स का इंटेलिजेंस क्या काम कर रहा है वहां पे? फोर्स का एरिया डोमिनेशन क्या हुआ है वहां पे? क्यूआरटी जब वहां पे पहुंचा, तो क्यूआरटी तो है क्विक रिस्पांस टीम। क्विक रिस्पांस का मतलब ये नहीं है कि यू फायर इन द एयर एंड देन यू फायर इन द चेस्ट डायरेक्टली। एज ऑफ नाउ जो हमारे सामने आ रहा है, हो सकता है कि स्थिति कुछ अलग है। पीठासीन अधिकारी पे वो आक्रमण हुआ था, पोलिंग पार्टी पे आक्रमण हुआ था, लेकिन मैं समझता हूं कि यू शुड फर्स्ट ट्राई टू ओवर पावर दोज पीपल। अमरजीत मुने ओवर पावर करने का कोशिश पहले किया जाना चाहिए कि हम उसे कहीं पे घायल करके उसको ओवर पावर करे, लेकिन वहां पे एक नहीं 4, और वो भी स्पॉट डेड। दे डिड नॉट डाई इन द हॉस्पिटल, दे डाइड ऑन द स्पॉट। लेकिन कहीं से भी एक भी लीगल वेपन बरामद नहीं हुआ है ना अभी तक हुआ है। 48 घंटे पार हो चुका है, लेकिन एक बात एग्जिबिट है कोई आपके पास? एग्जिबिट रहना चाहिए। एग्जिबिट सीजर होगा, कोई सीजर नहीं हुआ, कोई वेपन अगर बरामद होगा उसका सीजर लिस्ट होगा, सीजर होगा। कुछ नहीं बना नहीं, अभी तक कुछ नहीं है। सो फार मेरा जानकारी है, हमारा भी जानकारी नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे जो देखिए 15 राउंड गोली चला, जो टीवी में आया, जो 15 राउंड गोली, तो 15 राउंड गोली ये 4 आदमी के लिए 15 राउंड गोली, 4 या 5 आदमी के लिए होगा। हाँ, इंजोर्ड तो कोई नहीं है। तो 15 राउंड गोली चारों के ऊपर में बरसाया गया। ऐसा ही तो होना चाहिए ना, प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। तो इसका लिए प्रॉपरली इंक्वायरी होना चाहिए
through a competent authority appointed by the government, either central government or state government. अथॉरिटी है एज पर कानून में तो है कलेक्टर, डीएम है अथॉरिटी। डीएम एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो सकता है, और मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी के बाद में अगर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी छोड़ के गवर्नमेंट से वो रिटायर्ड जस्टिस से भी इंक्वायरी हो सकता है। हाँ, लेकिन पहले एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होना चाहिए। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी कानून में भी है। अभी तक तो इस तरह की किसी इंक्वायरी की कोई बात नहीं हुई। इस जगह पे बैठ के रतन दास से सही बोली, इस जगह पे बैठ के हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है उसके बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा अटपटा सा लग रहा है। तो हम जो कह रहे हैं साधारण नागरिक के रूप से, हाँ, कि इसमें कुछ अटपटा सा है, तो ये जो अटपटा सा है, ये जो स्मोक आ रहा है और हम कह रहे देयर इज सम फायर इन द स्मोक, हाँ, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इस फायर का जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से, न्यायिक जांच होनी चाहिए, किसी भी तरह की जांच कि क्या देखिए फायरिंग करने के बाद तो सवाल उठते हैं। जब बार बार फायरिंग की बात हो रही है तो एक बात और आती है जो मैं रतन जी से जानना चाहूंगा। रतन जी, एक बात ये बताइए कि कुछ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस के, उनसे मेरी बात हुई जिनका ये कहना है कि ये ऐसा होता है बहुत बार कि स्ट्रेस में चले आते हैं जवान जो होते हैं, वो स्ट्रेस में बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, और इस स्ट्रेस में एक फायर अगर होता है तो उसके बाद कई एक फायर हो जाते हैं, वो स्ट्रेस फायर हो जाता है। तो इसमें भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। अगर ऐसा हुआ हो, एक सेकंड के लिए हम ये पहलू भी एक बार मान के चले कि अगर ऐसा हुआ हो तो क्या किस तरह के प्रावधान बनते हैं कानून में? तो इंक्वायरी में अगर वो जो आर्मी जो फायरिंग किया है, स्ट्रेस फायर या एक का बाद उसको एक से ही हो जाता था, अगर उन्होंने 4 या 5 यूज कर दिया तो उसका लिए भी उनको ही इज आंसरेबल। अदरवाइज कोर्ट मार्शल और देयर इज प्रोविजन। तो सीआईएसएफ का लिए भी प्रोविजन है, सीआईएसएफ आर्मी के लिए भी कोर्ट मार्शल ये सब प्रोविजन है। अगर तुम गलती से भी क्या हो तो उसका लिए भी यू हैव टू फेस पनिशमेंट। तो हाँ, वो है। ये तो कानूनन बात हुई, लेकिन जिस तरह से दोनों दल, जो मुख्य दो दल इस वक्त पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी तरफ भाजपा, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा पराग जी, क्योंकि लगातार आप लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता का भी अनुभव है। इस वक्त दोनों दल जो आपस में लड़ रहे हैं इन मुद्दों पे, मौत की राजनीति हो रही है सीधे शब्दों में अगर कहें। अभी तक गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि उनको दुख है, खेद है। ये कितना सही आपको लगता है? हर मौत दुखद है। बिल्कुल, हर मौत दुखद है, और गृह मंत्री की तरफ से बयान आनी चाहिए थी अब तक, क्योंकि ठीक है इलेक्शन कमीशन जो है वो कानून व्यवस्था को देखता है इस समय, मैं मानता हूँ, लेकिन गृह मंत्री का भी एक जिम्मेदारी रहता है, वो भी जैसे आप कहना चाहते हैं, यस, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ही हैज डन इट, अकाउंटेबिलिटी तो होता ही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, अगर आप मेरे से पूछेंगे सर तो कानून का बात करें, मैं समाज का बात कहूंगा, ये भाजपा और टीएमसी के लोग भी जो है हमारे समाज के ही लोग हैं, सारे हमारे समाज के लोग हैं सब। अगर आप अमित शाह से लेके एकदम ग्रास रूट लेवल तक चले आइए, ममता बनर्जी से लेके ग्रास रूट लेवल तक चले आइए, ये सारे हमारे ही इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। सबसे दुख की बात है, मैं उस दिन टीवी पे देख रहा था, इस प्रसंग में मैं कहना चाहूंगा कि कोई एक औरत कह रही है रोद के बिलक के कि उनके जो ताऊजी है उनको कोई उठा के लेके गए हैं, और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, कार्यकर्ता है, उसके वजह से उनको उठा के ले गए हैं पिछले रात को। वो उसकी बेटी धीरे धीरे बोल रही है रिपोर्टर को, जब गेट के बाहर से पूछा जा रहा है कि किसने कैसा किया, वो कह रहे हैं कि अरे पाशेर बड़ी रहा, धीरे से दबे हुए आवाज से। तो हम एक साथ रहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे समाज व्यवस्था में ऐसा हो गया है कि जब पहले के जमाने में एक साथ लोग रहते थे, यू कैन हैव डिफरेंट पॉलिटिकल थिंकिंग्स, बट जब किसी के घर में कुछ ऐसा होता था तो सारे इलाके के मोहल्ले के लोग आके खड़े हो जाते थे कि क्या एरकम হবে না না এটা অন্যায় হচ্ছে। ये चीज राजनीतिक मतभेद भले ही रहता हो, लेकिन मनभेद नहीं रहना चाहिए। और आप जो कह रहे हो ना अकाउंटेबिलिटी, आप कह रहे हो स्ट्रेस फायरिंग, तो स्ट्रेस फायरिंग भी अगर आप करते हो, देखिए कभी भी आप किसी काम पे जाते हो, मुझे याद है पीसी सरकार ने, आपने कहा ना कि लंबे पत्रकारिता का मेरा अनुभव रहा है, हाँ,
तो इस तजुर्बे में मैंने कभी पीसी सरकार से बात किया था। पीसी सरकार मुझे कह रहे थे एक बार कि ऑन रिकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि काल के मैं हिंदी में बोलूं, कल मेरे छाती में बहुत हल्का सा दर्द हो रहा था जब मैं सिलीगुड़ी विदिन हिंदू मंच में पेश कर रहा था अपना प्रोग्राम। मैंने तो किसी से नहीं बोला क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। वो भी उनका स्ट्रेस था, इट वॉज अ स्ट्रेस पेन। बस इस वजह से उन्होंने ये नहीं कहा था क्योंकि मालूम था कि वो अकाउंटेबल है टू द चिल्ड्रन, टू देयर पेरेंट्स जो मैजिक देखने आए हैं पैसा दे के। ये जो अकाउंटेबिलिटी है, सेंस, हमारी जो मूल्यबोध है, वहां से हम कहीं पे अगर भटक जाते हैं, हम बार बार लीडर को ब्लेम करते हैं। मैं बार बार बोलता है, इफ यू पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स अदर, द अदर फिंगर्स आर, थ्री फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स अगर किसी की तरफ एक उंगली दिखाते हैं तो बिल्कुल आप जब फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यू, एंड आपने जब आप कोर्ट में जा रहे हैं, आप स्ट्रेस में आ गए, स्ट्रेस में आके आप तहस में आके किसी को थप्पड़ मार दीजिए, तो क्या आपको विल दैट बी एक्नॉलेजेबल? नो। आप कहेंगे আমি স্ট্রেসে চলে এসেছিলাম তো টেনশনে মেরে দিলাম, ওষুধ খাইনি তো সকালে টেনশন মেরে দিলাম। আপনি ওষুধ খাননি, এটা আপনার प्रॉब्लम, दैट इज योर प्रॉब्लम सर। तो ये चीज जो है ना, अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। और डर है सर, बहुत डर है लोगों में, जो खौफ है ना, खास करके जो लोग वोट नहीं देने जाएंगे, वोट देने और खौफ की बात, वोट लेने तो जाएंगे, पीठासीन अधिकारी वगैरह, उनमें भी दहशत है, उनमें भी डर बहुत दहशत है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। पिछली बार जो पंचायत वगैरह के इलेक्शन हुए थे उसमें कुछ ऐसे टीचर थे जिनकी हत्या कर दी गई थी और अभी तक कोई उसका किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा, कोई नतीजे पे नहीं पहुंचा है। दूसरी बात ये आती है कि इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से चौथे चरण में, ज्यादा नहीं, हमसे 80 किलोमीटर दूर है कूच बिहार। हम जहाँ पे इस वक्त बैठ के, ये हमारा स्टूडियो है, इससे 80 किलोमीटर दूर है कूच बिहार का जो सीमा है, जलपाईगुड़ी के सीमे के बाद। लोगों में कहीं डर तो नहीं फैल जाएगा? जिस तरह से एवरेज अगर देखा जाए तो करीब 74% मतदान हो रहे हैं एवरेज अभी तक 4 चरणों में। ये जो हुआ है, इसके बाद ऐसा क्या लग रहा है कि 5th जो फेज है मतदान का, 17 तारीख को जो होने वाले हैं, उसमें कम हो सकता है मतदान का, जो मतदाताओं की जो संख्या होगी, एवरेज होगा, ये कम हो सकता है क्या? आप मुझसे पूछ रहे हो जी। देखिए 74 से 75% क्या है, एवरेज है जी, चारों फेज का जी। तो आपने देखा होगा, आपने भी गौर किया है रतन दा, पहले फेज में हम लोगों ने कहा था इन बंगाली, मोटेर ऊपर शांतिपूर्ण। उसके बाद अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करें ना, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो हिंसा बढ़ता गया है हर फेज में, एंडिंग विद द 4th फेज विद 5 डेथ्स है। अभी जो स्थिति बनी है, एक तो कोविड का खौफ अभी आ रहा है, लोग अभी मास्क ज्यादा पहन रहे हैं, फिर उस जगह पे जा, लॉकडाउन नहीं हुआ, कोविड का खौफ है। दूसरी बात यह है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि 5th फेज में हिंसा और बढ़ सकता है। इस अंदेशे पर, ये अंदेशा लोगों में है, ये डर है, ये खौफ है, दहशत है। लोग शायद ये डिसाइड करे, स्पेशली इन द रूरल एरियाज, गांव के इलाके में, कि ना थकना, वोट टाइवर नहीं दिला। कारण लाइनें, सबसे खराब ये हुआ है ना कि ये भी प्रचार में आया है, बहुत बढ़ चढ़ के आया है, लाइनें दाঁড়িয়ে ছিল, ভোটার গুলি করে মেরে ফেলেছে সিআইএসএফ, লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে ভোটারকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এবার আপনি বলুন আমায়, यू टेल मी, आप बोलिए कि लाइन में खड़े हुए वोटर, उसको गोली मार दिया गया है। अरे साधारण आदमी यही समझेगा। हम पैनल में बैठ कर डिस्कशन कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं न्यायिक जांच होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, कानूनी पहलू क्या है, सामाजिक पहलू क्या है, इसे उजागर करनी चाहिए, इस तरह करना चाहिए, उस तरह करना चाहिए। लेकिन वो सारे लोग जो घर में बैठ के टीवी पर उस दिन पर्दे पर देखे थे कि लाइने था का मानुष के गुली करे मेरे फेजे सीआईएसएफ, उनके दिल में डर होगी। मैं समझता हूँ इट माइट ड्रॉप टूवर्ड्स ओवरऑल 64%, जैसे कि पहले होता था 64-65%, नॉट मच, मार्जिनली इट विल ड्रॉप, क्योंकि लोग अभी काफी सचेत है अपने अधिकारों के बारे में भी। हो सकता है कि ये ड्रॉप कर जाए, एवरेजली ड्रॉप करे। और वो जो लास्ट आवर का पीपीई किट वोटर्स जो है, जो पीठासीन अधिकारी सबको पीपीई किट पहन के वेट करना परेगा, टेम्पारेचर वोटर्स, मतलब जो पहले सोचते कि ना আমার গায়ে টেম্পারেচার আছে তো কি হয়েছে, থার্মাল গান আছে, তাও আমি ভোট, থার্মাল গান तो আছে, लास्ट टाइम আমি পুরো पीपीई किट पड़े बस तक बोर, আমি वोट अलग पीपीई किट पहन के बैठ रहेंगे, मैं जाके वोट दूंगा, मेरा अधिकार है। हाँ, जो डाउटफुल लोग है, सस्पिशियस, जो अधिकार, ये जो घटना है, इससे ये उत्साह में कमी आई, ये सारे लोग उत्साह में कमी है, उत्साह में कमी। अब ये उत्साह में जो कमी आई, इसके बाद एक और जो कानूनी एक बात उठती है रतन जी, वो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह की एक घटना घट गई, अगर
सुरक्षा की दृष्टि से देखें, उस दिन कूच बिहार में सुबह बॉम्ब मिला है, जिंदा बॉम्ब। कल वापस से सीतलकुची में एक बॉम्ब मिला है, सीतलकुची में ही रास्ते के किनारे मिला है, जिसके बाद वहाँ के जो आम लोग थे उन्होंने पथावरोध कर दिया है, रोड को रोक दिया है, प्रशासनिक अधिकारी आए हैं। इसके बाद जो मामला था वो शांत हुआ है। अभी सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हिंसाएं अब बढ़ती जा रही हैं, चौथे चरण का मतदान हुआ है, अभी 4 चरण और बचे हुए हैं, किस तरह के कानूनी और सख्ती बरत सकता है इलेक्शन कमीशन? अब इलेक्शन कमीशन इसका अवेयरनेस जी, इसको फुल्ली इलेक्शन कमीशन कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, ये भी इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है। नॉट ओनली इलेक्शन कमीशन, जो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका जब प्रचार होगा ना, देखिए सर, पॉलिटिकल पार्टी से तो हम क्या ही उम्मीद करें। कहा गया है कोविड प्रोटोकॉल्स मान के रैली और जनसभा करने की, और आप देख सकते हैं सुबह से रैली जनसभाएं हो रही हैं किस तरह से हो रही है। हाँ, और पॉलिटिकल पार्टी जब उन लोग का जो स्ट्रीट कॉर्नर या जब प्रचार जब होगा, घर घर में जब प्रचार होगा, उन लोग को भी कहना चाहिए जे आप लोग आइए, शांति से वोट दीजिए, कोई झमेला नहीं हो। उन लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए विद द इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए, वो माइकिंग करना या टीवी मीडिया में प्रचार करना, ये भी जरूरी है। और पॉलिटिकल पार्टी लोगों को इलेक्शन कमीशन का साथ तालमेल रख के चलना चाहिए, उनको भी कोऑपरेट करना चाहिए, तभी आपको ये 74-80 जो हो रहा है तभी होगा, नहीं तो इसको घटने का ही चांसेस है, ये मेरे को जैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए, और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा अगर आपका इजाजत हो, कि जो ब्लाइंड इनफर्म वोटर होते हैं और चाइल्ड इन आर्म्स वोटर होते हैं और ओल्ड एज वोटर्स होते हैं, यानी जो अंधे वोटर होते हैं, जिनके शरीर में कोई दिक्कत होता है, चलने में या बैठने में, उठने में, वो लोग भी पहुंच जाते हैं गांव में वोट देने के लिए। व्हील चेयर वोटर्स भी पहुंच जाते हैं, प्रबंध भी रहता है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो वो पहुंच जाते हैं, चाइल्ड इन आर्म्स पहुंचते हैं, बच्चे को गोद में लेके। आप बताइए, जो चाइल्ड इन आर्म्स 10 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चे को लेके जाते हैं, वो हादसा, वो रोता हुआ बिलखता हुआ औरत को देखने के बाद कितने चाइल्ड इन आर्म्स वोटर जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल तो है। और ओल्ड एज का कहीं मैंने देखा है कि मैंने सिलीगुड़ी में देखा था एक बार, 80 साल के बूढ़ी को लेके उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है, खुद कूच बिहार में 4th फेज का जब ग्राउंड ग्रैंड चाइल्ड को लेके आ रहे हैं, हम लोग खुद देख रहे थे, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन ये भी अवेयरनेस नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल्स में है ये सब, घर में जाकर आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ 80 एक जो है 80 प्लस अगर है तो that is only for 80 plus voters. I am talking about voters who are between 70 and 80. अगर वो लोग अप्लाई करेगा ना, अगर वो लोग अप्लाई करेगा बिफोर 80 है, then they will be अगर अप्लाई करेगा, जो आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू मूव, नॉट इन ए पोजीशन टू गो, नॉट इन ए पोजीशन टू प्रेजेंट एट द पोलिंग स्टेशन, प्लीज अलाउ मी फॉर कास्टिंग माई वोट इन माई होम, तो इन दैट केस वो क्या करेगा, उनको वो भी इलेक्शन कमीशन कर सकता है। अगर उनका रूल्स में नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो एक मीटिंग में बैठ के कर देगा, ये होने से तब भी फिर भी कुछ बढ़ेगा। लेकिन जो ओल्ड एफर्म, जो इन्फर्म जो है, बच्चे लेकर वो लोग भी जाना नहीं चाहेगा। ब्लाइंड वोटर, आप सोचिए, ब्लाइंड वोटर घर में बैठा हुआ है, नहीं जाएगा, उसने सुना है एक गोली चली है, लाइन में मार दिया, वो ब्लाइंड वोटर जाएगा। 80 अबव है। आज ही तो कृष्णनगर में मेरा जो फादर इन लॉ जो है वो वोट कास्ट किया, वो ही इज 85, तो घर में जाकर वोट लिया है पोस्टल बैलेट से। तो और मेरा मदर इन लॉ जो है उनका है 79, उनको नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने फिर बातचीत किया, बोला ठीक है आप अप्लाई करो, अप्लाई करने से ये परमिशन आएगा तो आपको नेक्स्ट डे हम लोग आकर ले सकते हैं। तो ऐसा भी है, प्रोविजन है। तो एक हादसा हुई है, अवेयर करना आम लोगों तक, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहुंचाना भी जरूरी है, अवेयरनेस। नहीं सर, एक और चीज है, इससे कानूनी शक्ति होगी, अवेयरनेस होगी, जागरूकता पैदा की जाएगी। इससे ऊपर उठ के जो बात है, आपने पूछा था कि भाजपा और टीएमसी दोनों ही तरफ से जिस तरीके की भड़काऊ बातें आ रही है, उस पर अंकुश कौन लगाएंगे? बिल्कुल, आज भी और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत मजे की बात है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। आपको याद है, मजे की बात नहीं, बहुत दुखद हादसा हुई थी
16 अगस्त का फुटबॉल लवर्स डे से मनाया जाता है। ईस्ट बंगाल मोहन बगान के मैच में 80 के दशक में 1980 में 1980 में हुआ था, बिल्कुल 80 के दशक में। तब हम लोग भी छोटे थे। ईस्ट बंगाल मोहन बगान, मुझे याद है, आई वाज इन क्लास 5 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन जेवियर्स। तो उस समय हम लोग देखे थे कि शायद 16 या 18 लोग की मौत हो गई थी। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय ईस्ट बंगाल मोहन बगान के जो ऑफिशियल्स है वो भी जो बयान देते थे, भड़काऊ बयान अखबार में आता था, वो भी उकसा दिए थे। वो हादसा घटने के बाद लोग फिर धीरे धीरे अपने पर अंकुश लगाना सीखे। मैं ये उम्मीद करूंगा, फिर भी मैं देख रहा हूं कि कुछ राजनेता ऐसा कर रहे हैं कि अभी भी ये होने के बाद भी कह रहे हैं कि उस तरह के हादसा और 4-5 होंगे। हाँ बिल्कुल। आज एक बयान आया है, और ये बयान आया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के पास। बंगला में अगर कहें तो बाड़ाबाड़ी को ले शीतल दिस इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मतलब इस समय क्या करना चाहिए, जैसे कि उस समय हुआ था, उसके बाद फिर कोई हादसा हुआ नहीं, लोग सतर्क हो गए, अपने पे अंकुश लगाए। तो ये जो 40 साल के बाद फिर वैसी स्थिति बन रही है। हाँ, लेकिन सियासत के फील्ड ग्राउंड में वहां पे एक खेला हुआ था, यहाँ पे भी खेला हो रहा है। अगर वो खेला उतना ब्लडशेड से भरा हुआ था, ये खेला भी ब्लडशेड से भरा हुआ है। इसको भी उसको जैसे बंद किया था लोगों ने, जिन्होंने सही सोचा था उस समय, बिल्कुल आज के दिन में भी दूसरे एक संदर्भ में, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये करने की बहुत आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। और हम भी यहाँ से क्यों ना लोगों को ये बताए कि ठीक है, इट इज ए नाइस फेस्टिवल ऑफ वोटिंग। और मैं समझता हूँ कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। और ये इन स्पाइट ऑफ व्हाट दिलीप घोष हैज सेड और XYZ इज सेइंग, हमें अपने पर संयम रखना है, संयम और नियम से हमें जाना है। भड़काऊ स्पीचेस को सुनना नहीं है, सुनना भी है तो इस कान से निकाल देना है और सीधे जाना है बूथ में। मैं समझता हूँ ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। इसके बाद लोग फिर धीरे धीरे अंकुश लगा के ये जनता को करना पड़ेगा, आम आदमी को करना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज आप याद रखिएगा, हम लोग जो फिल्म बनाते हैं, हम बार बार कहते हैं कि वी इमिटेट रियलिटी। आसान भाषा में अगर समझे तो जनता को खुद अवेयर होना पड़ेगा, तभी जाकर संभव है कि इस तरह की घटनाएं जनता को एकदम। रतन जी, अंत में मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे। ये जो पूरी स्थिति बन रही है, 17 तारीख को 5वें चरण का मतदान भी है, हमारे जिले में भी होना है मतदान, उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ, जो देखिए ये फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, आपका जो अधिकार है, अधिकार आप प्रयोग कीजिए और किसी का दबाव में, किसी का भड़काव में मत आइए। अपना जो प्रूडेंट मैन का जो अपना जो चिंता शक्ति है, अपना चिंता शक्ति को प्रयोग करके अपना वोट आप खुद दीजिए। आप लोग आइए और आई थिंक वो जो इलेक्शन कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन वो भी आपको कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट टाइम से ऐसा होना नहीं चाहिए। आप लोग इसको रोक दीजिए, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगा। इसको रोक के आप लोग अपना वोट खुद दीजिए। चलिए, साक्षरता का स्तर भी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से साक्षरता का स्तर बढ़ेगा, लंबी प्रक्रिया करना पड़ेगा। और फिलहाल लोगों के पास संदेश देना है। मुझे मालूम है आज यहाँ पे बैठ के मैं कहूंगा कि साक्षरता का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, बेरोजगारी हटाना पड़ेगा, एक दिन में तो नहीं होगा। मैं ये पूरे संदर्भ में कह रहा हूँ क्योंकि ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है, मेरे से बेहतर कह पाएंगे। ये हिंसा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है सर, बहुत पुरानी है, 50 साल पुरानी है ये, नक्सल पीरियड से पहले से ही है, युक्त फ्रंट के समय से है ये आज की नहीं। आज हम देख रहे हैं तो चिल्ला रहे यार कतो हिंसा प्रतिहिंसा ना, ये इसका पुराना कहानी है सर, पुरानी कहानी है। चलिए, अगर हम इस बात को इस बार हमको अपील करना पड़ेगा, हाथ जोड़ के, और हमको ये भी अपील करना पड़ेगा पत्रकार होने के नाते, एक सचेत नागरिक होने के नाते कि आप लोग किसी के रुझान में ना आए, भड़काऊ भाषण में बहकाव में ना आए, किसी के भड़काऊ भाषण में न जाए। कीप योर कूल, गो टू द पोलिंग स्टेशन, प्रेस द बटन। कितना अच्छा प्रक्रिया हुआ है अभी। आप अभी वीवीपैट में खुद देख पा रहे हैं कि किस तरीके से स्लिप हो रहा है। अभी तो कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज रनिंग सो वेल, सो फाइन।
हम आशा करेंगे, उम्मीद करेंगे कि 17 तारीख का चुनाव जो है बिल्कुल एकदम शांति से होना चाहिए, बिल्कुल इंसिडेंट फ्री रहे, इंसिडेंट फ्री रहे, शांतिपूर्वक, अमन और चैन से ये चुनाव का चरण खत्म हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी, आपका भी, रतन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे स्टूडियो में अपना कीमती समय आप दोनों ने हमारे लिए निकाला, हमारे दर्शकों के लिए निकाला। और अंत में जो एक बात आई कि इंसिडेंट फ्री हो 5वें चरण का मतदान, सन एक्सप्रेस भी यही उम्मीद करता है, यही आशा करता है कि पूरी तरह से इंसिडेंट फ्री एक मतदान पश्चिम बंगाल में हो, 5वें चरण का मतदान हो। आप सब भी अपना वोट कास्ट करने जरूर जाएं, कोविड के नियमों का जरूर पालन करें। तब तक के लिए देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद, नमस्कार।